नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर पीसी मीणा, सहआचार्य राजनीति विज्ञान, बीए पार्ट फर्स्ट का टॉपिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर आज मैं अपना व्याख्यान देना चाहूँगा। आधुनिक लोकतंत्र का अर्थ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र से लगाया जाता है। प्राचीन यूनानी नगर राज्यों और प्राचीन भारतीय गणतंत्र में कभी प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था प्रचलित थी, किंतु आज राज्यों के क्षेत्रफल और जनसंख्या में विशाल वृद्धि के कारण प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाना व्यावहारिक रूप से कठिन एवं असंभव हो गया है। इसलिए आज निर्वाचन तथा प्रतिनिधित्व को लोकतंत्र का आधार कहा जाता है और आज शासन का प्रत्यक्ष लोकतंत्र ही प्रचलित है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही प्रचलित है। निर्वाचन की पद्धति की हम बात करें, निर्वाचन की दो पद्धतियां हैं, एक प्रत्यक्ष निर्वाचन और दूसरा है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन, यदि निर्वाचक प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि का निर्वाचन करे तो उसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। भारत, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड आदि देशों में व्यवस्थापिका के प्रथम सदन के निर्माण में यही पद्धति अपनाई जाती है। इसके अंतर्गत प्रत्येक मतदाता अपने विभिन्न उम्मीदवारों में से किसी एक को मत देता है और जिस उम्मीदवार को सर्वाधिक मत प्राप्त होते हैं वो विजयी घोषित किया जाता है। दूसरा है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। जब सामान्यतः मतदाता एक से अधिक निर्वाचक मंडल का चुनाव करते हैं जो प्रतिनिधियों को चुनाव करता है, तो ऐसी पद्धति को अप्रत्यक्ष पद्धति कहा जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति तथा भारत के राष्ट्रपति दोनों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष, भारत, सोवियत संघ तथा फ्रांस के द्वितीय सदनों के सदस्यों का निर्वाचन भी अप्रत्यक्ष किया जाता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन के कुछ गुण हैं, जैसे प्रजातंत्रात्मक धारणा के अनुकूल ये पद्धति इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि यह जनता को प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि निर्वाचन करने का अवसर देती है। दूसरा, मतदाता प्रतिनिधि संपर्क। इस पद्धति में जनता और प्रतिनिधि के बीच संपर्क बना रहता है, दोनों एक दूसरे की भावनाओं को परिचित रहते हैं। राजनीतिक शिक्षा। चुनाव के समय विभिन्न राजनीतिक दल, उनके उम्मीदवार अपनी नीति और कार्यक्रम जनता के सामने रखते हैं, जिससे जनता की बड़ी भारी राजनीतिक शिक्षा मिलती है। जनता को बहुत इससे पॉलिटिकल एजुकेशन मिलती है। ये तो इसके गुण हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन के। इसके कुछ दोष भी हैं, जैसे बुद्धिमान व्यक्ति निर्वाचन से दूर। प्रत्यक्ष निर्वाचन में चुनाव अभियान नैतिकता के निम्न स्तर तक गिर जाने के कारण बुद्धिमान एवं निष्कपट व्यक्ति निर्वाचन से दूर भागते हैं, इससे देश को हानि होती है। नंबर एक, अगला, सामान्य निर्वाचन का मत त्रुटिपूर्ण। आलोचकों का मत है कि मतदाता अधिक योग्य व शिक्षित न होने के कारण नेताओं के झूठे प्रचार और जोशीले भाषणों के प्रभाव में बह जाते हैं और स्वार्थी तथा चालाक उम्मीदवारों को चुन लेते हैं। इसी तरह से अपव्ययी। चुनाव की इस व्यवस्था में बहुत अधिक खर्चा आता है। अत्यधिक जोश के कारण अनेक बार दंगे फसाद भी हो जाते हैं। सार्वजनिक शिक्षा का तर्क। प्रत्यक्ष निर्वाचन के अंतर्गत किया जाने वाला निर्वाचन अभियान केवल झूठ का अभियान होता है, मतदाताओं को गुमराह करने का प्रयत्न किया जाता है। तो ये इसके दोष भी हैं। अब प्रत्यक्ष निर्वाचन के गुण कौन कौन से हैं, जिसमें नंबर एक, योग्य व्यक्तियों का निर्वाचन संभव है। बुद्धिमान व्यक्ति प्रत्यक्ष निर्वाचन से दूर रहते हैं। जनता की अपेक्षा जनता द्वारा जब प्रतिनिधियों के निर्वाचन का कार्य एक छोटे से जन समूह पर छोड़ दिया जाता है तो अधिक योग्य व्यक्तियों के निर्वाचन की आशा की जा सकती है। इसी तरह से नव स्थापित प्रजातंत्रों के लिए भी श्रेष्ठ है। नव स्थापित प्रजातंत्रों में इस बात का डर रहता है कि राजनीतिक जागरूकता का अभाव होने के कारण जनता अयोग्य व्यक्तियों को प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित कर देती है। बड़े चुनाव क्षेत्रों में अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति श्रेष्ठ होती है। इस संबंध में भारत और अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचन का उदाहरण लिया जा सकता है। निर्वाचन पद्धति के दोष कम हो जाना। प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था के जो दोष हैं वे कम हो जाते हैं। दलबंदी की भावना भी कम हो जाती है। ऐसे चुनाव में हुल्लड़बाजी और दंगे फसाद का भी डर कम हो जाता है। दोष क्या हैं? एक, अप्रजातंत्रात्मक है। ये पद्धति लोकतंत्री नहीं है क्योंकि इसमें मतदाताओं को अपने प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करने का अधिकार नहीं होता है। सार्वजनिक कार्यों की उदासीनता। इस पद्धति को अपनाए जाने पर जनता की राजनीतिक शिक्षा के अवसर भी कम हो जाते हैं और वे सार्वजनिक कार्यों के प्रति उदासीन हो जाते हैं। जनता के प्रतिनिधि संपर्क नहीं।
अप्रत्यक्ष निर्वाचन में जनता अपने प्रतिनिधि के बीच में कोई संपर्क नहीं रहता है। इसी तरह से रिश्वत की आशंका। अप्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल के सदस्यों की संख्या कम होने के कारण उम्मीदवारों का उन पर तक पहुंचना और धन के प्रलोभन के आधार पर उन्हें अपनी ओर खींच कर लेना सरल हो जाता है। अब आता है निर्वाचन के क्षेत्र। निर्वाचन के क्षेत्र के दो प्रकार होते हैं, एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र और दूसरा आता है बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक ही प्रतिनिधि का निर्वाचन किया जाता है। इस निर्वाचन क्षेत्र छोटा होने के कारण प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का एक निश्चित प्रतिनिधि होने के कारण प्रतिनिधि को अपने निर्वाचन क्षेत्र के निवासियों से संपर्क बना रहता है। निर्वाचन क्षेत्र प्राय छोटे होने के कारण योग्य व्यक्ति का निर्वाचन संभव होता है। संपूर्ण देश को निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिए जाने के कारण इसमें प्रत्येक भाग का प्रतिनिधित्व कम प्राप्त हो जाता है। राजनीतिक दलों की संख्या कम रहती है। अब आते हैं बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। जब संपूर्ण राज्य अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से अनेक प्रतिनिधि चुने जाते हैं तो उन्हें बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या कहा जाता है। इस पद्धति में सामान्यतः मतदाता को उतने ही मत देने का अधिकार होता है जितनी संख्या में प्रतिनिधियों को चुनाव किया जाता हो। एक निर्वाचन क्षेत्र से कितने प्रतिनिधि भेजे जाएं, इसका निर्वाचन निश्चित क्षेत्रफल अथवा जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। इस पद्धति को टिकट प्रणाली भी कहा जाता है। अब आती अनुपातिक प्रतिनिधित्व। इस पद्धति का सर्वप्रथम प्रतिपादन 18वीं सदी में एक अंग्रेज विचारक थॉमस हेयर ने किया था। उन्हीं के नाम पर इस पद्धति को हेयर प्रणाली भी कहा जाता है। हेयर प्रणाली के कार्य रूप में परिणत करने के लिए विचारकों ने इस पद्धति का प्रतिपादन किया, जिनमें दो प्रकार हैं, एकल संक्रमणीय मत पद्धति और दूसरा है सूची प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली आनुपातिक प्रतिनिधित्व की इस पद्धति को एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर ही अपनाया जाता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है। इस प्रणाली के लिए बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र जरूरी है। प्रत्येक मतदाता को केवल एक ही मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। मत देने की पद्धति यह होती है कि मतपत्र पर निर्वाचन क्षेत्र के सभी उम्मीदवारों के नाम लिखे हुए होते हैं। सब उम्मीदवारों में से जिसे सबसे अधिक उपयुक्त समझा जाता है उसके नाम के आगे अपनी पहली पसंद, दूसरी पसंद, इस प्रकार जितने सदस्य निर्वाचन क्षेत्र होते हैं क्रमशः उतनी पसंद लिख दी जाती है। दूसरी है सूची प्रणाली। अनुपातिक पद्धति का दूसरा रूप सूची प्रणाली है। इस प्रणाली के अंतर्गत जो उम्मीदवार खड़े होते हैं उनके दलों के अनुसार अलग अलग सूचियां बना ली जाती हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत उम्मीदवार की पृथक पृथक मतों की गणना नहीं की जाती, बल्कि निश्चित मत संख्या निकाली जाती है। उस मत संख्या के अनुसार प्राय मतदाता के आधार पर प्रत्येक सूची में कितने उम्मीदवार निर्वाचित होने चाहिए ये निकाल लिया जाता है। प्रत्येक सूची के कौन से उम्मीदवार निर्वाचित माने जाएं, इसके लिए उन उम्मीदवारों को निर्वाचित माना जाता है जिन्होंने सूची में सबसे अधिक मत प्राप्त किए हैं। अनुपातिक पद्धति के गुण दोष। सबसे पहले नंबर 1, सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व। इस पद्धति के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक वर्ग को भी उतने ही उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक को व्यवस्थापिका में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। अल्पसंख्यकों में सुरक्षा की भावना। यह पद्धति अल्पसंख्यकों के अत्याचारों को रोकती है और अल्पसंख्यकों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करती है। सर्वथा प्रजातंत्रवादी। आधुनिक समय के प्रतिनिधात्मक प्रजातंत्रों के प्रत्येक वर्ग के लोगों को राष्ट्रीय व्यवस्थापिका में प्रतिनिधित्व प्रदान करने का एकमात्र साधन अनुपातिक प्रतिनिधित्व ही है। नागरिकों के चेतना का विकास। सभी वर्गों को व्यवस्थापिका में उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाने से नागरिक चेतना का विकास हो जाता है। भ्रष्टाचार का अंत। इस पद्धति के पक्ष में एक तर्क यह है कि इसके अंतर्गत राजनीतिक भ्रष्टाचार बहुत अधिक सीमा तक अंत हो जाता है। इसी तरह से मतदाताओं की अधिक स्वतंत्रता। इस पद्धति में मतदाता संकुचित राजनीतिक दलबंदी से मुक्त रहकर अपना मतपत्र पर क्रमिक रूप से अभिरुचि बताने के लिए स्वतंत्र रहता है। गैरीमैंडरिंग आदि बुराइयों। गैरीमैंडरिंग का अर्थ है कि शासक दल द्वारा अपने लाभ की दृष्टि से मनमाने तरीके से अनुचित परिवर्तन कर दिए जाते हैं। इस पद्धति को एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में ही अपनाया जा सकता है। बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में इस पद्धति को नहीं अपनाया जा सकता। न्याय पर आधारित व्यवस्था।
ये पद्धति न्याय पर आधारित है क्योंकि इसके अंतर्गत सभी वर्गों को उनकी संख्या के अनुपात में उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है। दोष, एक तो इस दोष क्या है, इस पर अत्यधिक जटिल पद्धति है, अनेक राजनीतिक दलों और गुटों का इसमें जन्म हो जाता है, वर्गीय हितों को प्रोत्साहन देती है, मिले जुले मंत्रिमंडल से अस्थायी सरकार राष्ट्रीय एकता के लिए घातक है, श्रेष्ठ विधियों का निर्माण संभव नहीं है, शासन के कार्यों का मूल्यांकन भी संभव नहीं है, उपचुनाव के लिए व्यवस्था ठीक नहीं है। तो ये इस पद्धति के कुछ मतलब क्या दोष हैं जब मैंने आपको बताया। तो आज बच्चों इतना ही, धन्यवाद।